हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग मनोरमा इंडस्ट्रीज़ का इन डिटेल एनालिसिस करेंगे एंड इसका जो Q3 FY26 का कॉन कॉल हुआ है उस कॉन कॉल में भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं वो भी हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। सो आई स्टार्टेड ट्रैकिंग मनोरमा इंडस्ट्री लॉन्ग बैक, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि इसका वैल्यूएशन मल्टीपल जो है वो काफ़ी हाई है, एलिवेटेड है। इसीलिए आई वॉज सिटिंग ऑन द साइड लाइन ट्रैकिंग द बिजनेस एंड कंटिन्यूसली मैं कंपनी को ट्रैक कर रहा था। Now, because of the recent correction in overall market and especially in small caps, I felt that इसका जो valuation है that has become reasonable. Along with that, जो उनका Q3 FY26 का कॉन कॉल हुआ और उनके जो results थे, those were quite outstanding. So I thought कि it is right time to cover this business on our YouTube channel, right? So जब से मैंने ये बिज़नेस को स्टडी किया, आई फेल्ट दैट जो पीटर लिंच है जिन्होंने वन अप ऑन द वॉल स्ट्रीट बुक लिखी है, ये बुक को अगर मैं देखूँ तो उस जो फ्रेमवर्क उन्होंने उस बुक में एक्सप्लेन किया है उस फ्रेमवर्क में ये बिज़नेस बहुत अच्छे से फिट होता है। उन्होंने लाइक इफ़ यू लुक एट देयर डिफरेंट मॉडल्स, तो उनका जो कहना है कि बिज़नेस जो होता है वो एक काइंड ऑफ ऐसा बिज़नेस होना चाहिए जो लोग करना ना चाहते हो, या फिर ऐसा बिज़नेस जिसको देख के लोग बोले कि अरे यार ये क्या ही बिज़नेस है, राइट, और इसमें क्या ही होगा। इफ़ दैट काइंड ऑफ बिजनेस इज़ देयर, तो उसमें यूजुअली क्या होता है कि जो कंपटीशन होता है वो कंपटीशन कम होने लग जाता है। नॉट अ लॉट ऑफ पीपल आर इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट बिजनेस। सो मनोरमा का अगर हम लोग बिजनेस देखते हैं तो मनोरमा फिट्स इन दिस कैटेगरी। इसकी डिटेल्स हम लोग आगे वीडियो में कवर करेंगे ही, बट आई फेल्ट दैट ये इस कैटेगरी में भी फिट होता है। देन इट कम्स फ्रॉम द इंडस्ट्री जो कि एग्री प्रोडक्ट्स रिलेटेड इंडस्ट्री है, विच इज़ नॉट वेरी व्हाट वी कैन से डेटा सेंटर जैसी या फिर एकदम ही हाई फाई इंडस्ट्री, न्यू सेक्सी काइंड ऑफ इंडस्ट्री नहीं है, राइट। सो इट्स अ लाउजी इंडस्ट्री और यहाँ पे यूजुअली काफ़ी सारी कंपनी स्ट्रगल करती है। तो ऐसे इंडस्ट्री में जो एक प्लेयर बच जाता है, जो प्लेयर एक सर्वाइव कर जाता है थ्रू डिफरेंट साइकिल्स, दैट प्लेयर यूजुअली कम्स आउट एज अ विनर। पीटर लिंच यूज्ड टू से इज कि बोरिंग बिजनेसेस जो होते हैं ना, जहाँ पे आपको कुछ डेटा सेंटर हो गया या फिर आपका टीडी पावर का बिजनेस है जहाँ पे यू हैव टू पुट इन लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी, या फिर अलग अलग केमिकल कंपनीज हो गई जहाँ पे द टेक्नोलॉजी कीप्स ऑन चेंजिंग, वो बिजनेस इन्वेस्टर्स को या फिर जो एनालिस्ट होते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल ट्रैकिंग इट एंड लॉट ऑफ पीपल गोइंग क्रेजी अबाउट इट। बट एक जो बोरिंग बिजनेस होता है वो धीरे धीरे कंपाउंड होते रहता है। यू नेवर नो, आपको पता भी नहीं चलता है कि वो बिजनेस कब कंपाउंड होकर मल्टीबैगर बन जाता है, राइट। सो दैट काइंड ऑफ अ बोरिंगनेस इज देयर इन दिस बिजनेस। प्लस व्हाट ही यूज्ड टू से इज कि द बिजनेस शुड बी सिंपल इनफ कि आप एक 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को भी एक्सप्लेन कर पाओ कि ये बिज़नेस है क्या। आई फील मनोरमा इंडस्ट्री का बिज़नेस इतना सिंपल है कि मैं ये बिज़नेस या फिर आप भी ये बिज़नेस किसी को भी बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो कि मनोरमा इंडस्ट्री करती क्या है, राइट। एंड देन ही सेज दैट देयर इज़ अ पिक एंड शॉवल स्ट्रेटजी। सो बेसिकली जब गोल्ड रश हुआ था अमेरिका में, तो जो कंपनीज गोल्ड माइनिंग कर रही थी या फिर जो लोग गोल्ड माइनिंग के पीछे पड़े हुए थे, उसमें से विनर कौन होगा वो पिक करना बहुत मुश्किल था। बट एट द सेम टाइम ऐसी कंपनी जो इन माइनिंग प्लेयर्स को या फिर ये लोग जो माइनिंग कर रहे हैं उनको शॉवल प्रोवाइड करती थी, पिक्स प्रोवाइड करती थी, वो कंपनी जो थी दैट इज़ प्रॉक्सी कंपनी, जिसने जो उसको पिक करना वॉज रिलेटिवली ईजी, और वो कंपनीज ने भी काफ़ी वेल्थ जनरेशन किया है। सो अगर हम लोग मनोरमा इंडस्ट्री देखते हैं तो मनोरमा इंडस्ट्री के जो एंड क्लाइंट्स है दोज आर चॉकलेट कंपनीज और दोज आर कॉस्मेटिक कंपनीज। सो रादर देन पिकिंग अ चॉकलेट कंपनी या कन्फेक्शनरी कंपनी, आई कैन बेट ऑन अ प्रॉक्सी, आई कैन बेट ऑन अ पिक्स एंड शॉवल। सो अगर मैं पीटर लिंच का जो उन्होंने वन अप ऑन द वॉल स्ट्रीट पे जो मॉडल्स बताए हैं, अगर वो मॉडल्स देखूँ तो मनोरमा इंडस्ट्रीज़ इन सारे क्राइटेरिया में फिट बैठता है। एंड दैट इज़ वेयर आई स्टार्टेड tracking this business and that is where I was interested in this business, right. Now before we get into the details of Manorama Industries and unka pura analysis kare, there is a quick disclaimer from my side. This information is only for the educational and informational purpose. There is no recommendation in this video. You should consult your financial advisor before making any decision. So अगर मैं मनोरमा इंडस्ट्री का बिजनेस सिंपल लैंग्वेज में बताने जाऊँ तो मनोरमा इंडस्ट्री क्या करती है, ये मैंगो, साल या फिर शिया, ये सारे जो सीड्स होते हैं वो सीड्स को कलेक्ट करती है, वो उन सीड्स का प्रोसेसिंग करती है एंड दे कम आउट विद दी 4 फाइनल प्रोडक्ट्स। वन इज़ CB विच इज़ कोकोआ बटर इक्विवेलेंट, देन स्टेरिन एंड ओलिन, ये 3 मेन आउटपुट होते हैं। इसके अलावा जो
ऑयल निकालने के बाद, ये सारी सीड से ऑयल निकालने के बाद जो एक डी ऑयल्ड केक बच जाता है, दैट गोज एज अ कैटल फीड। सो जो कंपनी का रॉ मटेरियल होता है, जो कि डिफरेंट टाइप्स के सीड हो गए, शिया सीड, साल सीड या फिर मैंगो कर्नल एंड मेनी अदर एग्जॉटिक सीड्स, ये जो सीड्स होती है ये कलेक्शन के लिए कंपनी ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज़ है इन उड़ीसा, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ के जो ट्राइबल कम्युनिटी है, ट्राइबल वुमन है, उनके साथ एक काइंड ऑफ रिलेशन एस्टेब्लिश किए हुए हैं। सो ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है ये उन फॉरेस्ट में से सीड्स को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसका क्लीनिंग करते हैं, उसका डी शेलिंग किया जाता है, बेसिकली जो हार्ड शेल होता है वो रिमूव करके उसके बाद उसका वापस क्लीनिंग होता है एंड दो सीड्स आर देन कलेक्टेड बाय मनोरमा इंडस्ट्रीज। सेम प्रोसेस जो है वो अफ्रीका में भी फॉलो होता है। सो कंपनी साल सीड्स जो होती है वो मोस्टली इंडिया से ही काम हो जाता है, बट फॉर शिया दे आर डिपेंडेंट ऑन अफ्रीका। सो ये अगर हम लोग देखें जो ये प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है, ये प्रोक्योरमेंट प्रोसेस कंपनी ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एस्टेब्लिश किया हुआ है। सो दिस ऑल्सो एक्ट एज अ मोट फॉर द कंपनी। ऐसा नहीं हो सकता कि कल उठ के कोई नया प्लेयर आएगा एंड दे विल बी एबल टू कॉम्पीट विथ मनोरमा इंडस्ट्रीज। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। ये सप्लाई चेन को जीरो से एस्टेब्लिश करना वोंट बी दैट ईजी। सो दिस एंटायर सप्लाई चेन ऑल्सो एक्ट एज अ मोट फॉर द कंपनी। नाउ हम लोगों ने देखा कि कंपनी के मेन 3 प्रोडक्ट्स होते हैं, 3 मेन आउटपुट्स होते हैं, CBE, स्टेरिन and Olin. So CBE is one of the most critical product of the company. So let's quickly understand what exactly is CBE. CBE को आप कोको बटर का जुड़वा भाई समझ सकते हो, ट्विन ब्रदर समझ सकते हो। CBE is nothing but कोको बटर इक्विवेलेंट, कोको बटर का एक ट्विन भाई। कोको बटर जो होता है वो कोको की सीड से आता है या फिर कोको के फ्रूट से आता है, वेयर एज जो CBE होता है ये आप मैंगो, साल या फिर शिया, इन सारे सीड्स से एक्सट्रैक्ट करते हो, राइट। सो द सोर्सिंग इज़ डिफरेंट, बट इसका जो टेक्सचर होता है या फिर उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है दोज आर वेरी सिमिलर टू कोको बटर। सो बेसिकली जो ब्लेंडिंग होता है ऑफ CBE इन कोको वो बहुत ईजिली एंड स्मूथली हो जाता है। आपको इसके लिए अलग से कुछ प्लांट्स लगाना या फिर अलग से कुछ मशीनरी लगाना या फिर कुछ अलग प्रोसेस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इजीली कोको बटर की जगह पे कोको बटर इक्विवेलेंट को यूज़ कर सकते हो। बट वाई देर इज़ अ डिमांड फॉर कोको बटर इक्विवेलेंट? सो मेनली द फर्स्ट रीज़न इज़ कॉस्ट एफिशिएंसी। जो कोको बटर इक्विवेलेंट है इट इज़ अराउंड 40 to 50% लेस एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू कोको बटर। उसका हीट स्टेबिलिटी इज़ ऑल्सो बेटर एंड उसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जैसे एंटी ब्लूमिंग प्रॉपर्टी, उसके वजह से जो कोको बटर इक्विवेलेंट आप अगर यूज़ करते हो चॉकलेट में तो आपकी चॉकलेट की शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। अदर मेन रीज़न इज़ जो कोको बटर है या फिर जो कोको है वो काफ़ी वोलाटाइल होता है। जो अभी ग्लोबल वार्मिंग वगैरह चल रही है जिसकी वजह से काफ़ी बारिश वगैरह इरेटिक हो गए, इसकी वजह से कोको का जो प्लांट होता है, कोको का जो क्रॉप होता है वो काफ़ी उसमें काफ़ी सारे इश्यूज आते हैं, राइट। सो जो कोको है वो काफ़ी वोलाटाइल है, उसकी प्राइसेस भी काफ़ी वोलाटाइल होती है। 100% कोको बटर इक्विवेलेंट नहीं यूज़ किया जा सकता। देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस अराउंड इट। जैसे यूरोप में आप 5% कोको बटर इक्विवेलेंट यूज़ कर सकते हो इन केस ऑफ कोको, राइट। एंड बिकॉज ऑफ दिस प्लस एट द सेम टाइम जो चॉकलेट्स की डिमांड है या फिर जो कन्फेक्शनरी चीज़ों की डिमांड है वो बढ़ते जा रही है एंड बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस रीजंस कोको बटर इक्विवेलेंट का भी डिमांड उसी हिसाब से ग्रो हो रहा है, राइट। अगर एकदम सिंपल तरीके से इनका बिजनेस या फिर प्रोसेस समझी जाए तो यू टेक डिफरेंट टाइप ऑफ रॉ सीड्स लाइक साल, शिया, मैंगो। उसका जो मेन प्रोसेस होता है उस मेन को बोलते हैं फ्रैक्शनेशन प्रोसेस, जहाँ पे आप ऑयल एंड स्टेरिन ये दोनों चीज़ें सेपरेट करते हो। नाउ ओलिन इज़ नथिंग बट अ लिक्विड फॉर्म। सो आप जब ये सबसे पहले आपने जो ये सीड्स है उनमें से ऑयल निकाला, ऑयल निकालने के बाद उसमें से आप एक लिक्विड पार्ट को सेपरेट करते हो जिसको ओलिन बोलते हैं एंड सॉलिड पार्ट को सेपरेट करते हो जिसको स्टेरिन बोलते हैं। जो ओलिन होता है दैट गोज इनटू योर कॉस्मेटिक्स एंड लोशंस, क्रीम्स उसमें जाता है। जो स्टेरिन होता है वो आप फॉरवर्ड इंटीग्रेट करके उससे CBE बना सकते हो विच गोज इनटू चॉकलेट्स एंड अदर कन्फेक्शनरी, राइट। सो द प्रोसेस अगर हम लोग प्रोसेस देखें तो इट इज़ नॉट अ केमिकल प्रोसेस, इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस, राइट। इसमें केमिस्ट्री इन्वॉल्व नहीं होती है, इसमें अलग अलग टेम्परेचर एंड अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके आप फ्रैक्शनेशन करते हो। सो इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस नॉट द केमिकल प्रोसेस, राइट। आप इसमें से जो सबसे पहले स्टेप होती है उसमें आप क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हो फ्रॉम सैलरीज। जो ऑयल होता है उसको स्लोली कूल किया जाता है अंडर कंट्रोल टेम्परेचर, जिसमें से ओलिन एंड स्टेरिन निकलता है। जो स्टेरिन होता है वो
इट्स अ हार्ड स्टेबल वेजिटेबल फैट जो रूम टेम्परेचर पे भी हार्ड ही रहता है, राइट। इसका जो मेन यूज़ होता है वो CBE के लिए यूज़ होता है, विच गोज़ इनटू योर चॉकलेट्स। वेरएज ओलिन जो इसमें से लिक्विड पार्ट या फिर जो लिक्विड पार्ट सेपरेट आउट हुआ, वो लिक्विड पार्ट जो होता है उसका यूज़ पर्सनल केयर एंड कॉस्मेटिक्स में होता है। अगर हम लोग देखें तो इनको अलग अलग जो सीड्स होती है उसका सोर्सिंग करना पड़ता है। सोर्सिंग के लिए दे सोर्स साल ट्री, मैंगो ट्री, देन धुपा, कोकम एंड शिया सीड जो होती है उसका यूजुअली जो प्रोक्योरमेंट होता है वो वेस्ट अफ्रीका से होता है। एंड अगर आप देखोगे तो इनका कलेक्शन पीरियड जो है वो डिसाइडेड होता है। सो व्हाट कंपनी हैज़ टू डू इज ड्यूरिंग दिस पीरियड दे कलेक्ट लॉट ऑफ दिस सीड्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड फ्रॉम वेस्ट अफ्रीका आल्सो, और उनको ये सीड्स को थ्रू आउट द ईयर यूज़ करना पड़ता है, प्रोसेस करना पड़ता है टू प्रोड्यूस ओलिन, स्टेरिन एंड CBE, राइट। सो इसीलिए अगर हम लोग देखते हैं तो इनका इन्वेंट्री यूजुअली हायर होता है एंड वर्किंग कैपिटल इज स्ट्रेस्ड, कि दैट इज़ द नेचर ऑफ द बिजनेस, राइट। और सोर्सिंग करने के बाद ये लोग उसका प्रोसेसिंग करते हैं, और जो CBE आता है या फिर स्टेरिन ओलिन जो बनता है वो काफ़ी सारे प्लेयर्स को जाता है विच आर वेल नोन प्लेयर्स, राइट। सो बॉडी शॉप हो गया, फेरेरो रोशर हो गया, मोंडेलेज हो गया, या फिर आपके अदर कॉस्मेटिक कंपनीज़ हो गई, चॉकलेट कंपनीज़ हो गई, नेस्ले, इन सारे बिग ब्रांड्स को ये कंपनी अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है, राइट। कंपनी का अगर हम लोग जोग्राफिकल प्रेजेंस देखें तो कंपनी की काफ़ी सारे वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ में सब्सिडरीज है, एंड यहाँ पे उन्होंने उनके जो इंपोर्ट लोकेशंस है जैसे घाना हो गया, टोगो हो गया, माली हो गया, UAE हो गया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, इन काफ़ी सारे जगह से कंपनी अपना रॉ मटेरियल विच आर नथिंग बट द सीड्स वो इंपोर्ट करती है, उसका प्रोसेसिंग करके दे इट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दे सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। अगर हम लोग कंपनी की टोटल कैपेसिटी देखी जाए तो टिल FY25 दे हैव capacity of seed milling capacity of 90,000 tons per annum, solvent extraction plant almost 90,000 tons, then refinery is 45,000 tons. So overall अगर हम लोग देखते हैं तो कंपनी हैज़ बिन एक्सपेंडिंग देयर कैपेसिटी क्वाइट अ बिट। फ्रॉम FY23 से FY25 कंपनी ने काफ़ी सारी अपनी कैपेसिटीज़ ऐड की हुई है, राइट। एंड थ्रू द कैपेसिटी एडिशन एंड थ्रू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स कंपनी हैज़ बिन ग्रोइंग सिग्निफिकेंटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम लोग इनकी एंड यूज़र इंडस्ट्री की बात करें तो एंड यूज़र इंडस्ट्री में अगर हम लोग देखते हैं तो चॉकलेट मार्केट जो है इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अराउंड 7.5%। जो कन्फेक्शनरी मार्केट है इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अराउंड 5%। देन योर कॉस्मेटिक मार्केट इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू ग्रो अराउंड 6%, एंड जो होरेका है एक्सपेक्टेड टू ग्रो अराउंड 6%। सो जो एंड यूज़र कस्टमर्स है या फिर एंड यूज़र इंडस्ट्रीज़ है दोज आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो अराउंड 6 to 7%। और ये जो एंड यूज़र इंडस्ट्रीज़ है इनके वजह से जो चॉकलेट मार्केट है या फिर CBE मार्केट है, दैट CBE मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अराउंड 6.1% बिटवीन 2025 to 2033। एंड जो स्पेशलिटी फैट्स जो जिसमें ओलिन आता है, स्टेरिन आता है, दैट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अराउंड 8%, राइट। सो जो कंपनी जो एंड यूसेज है दैट इज ग्रोइंग एट अराउंड 7 to 8% पर एनम, राइट। दिस वॉज मोर ऑफ अ क्विक इंट्रोडक्शन ऑफ द कंपनी कि कंपनी करती क्या है, राइट। सो वी लर्नड दैट कंपनी जो है इट इज़ वेस्ट टू वेल्थ वाला स्टोरी, जिसमें कंपनी बेसिकली अलग अलग जो सीड्स होती है वो प्रोक्योर करके उनका प्रोसेसिंग करके उससे जो प्रोडक्ट्स बनाती है CBE दैट इज़ कोकोआ बटर इक्विवेलेंट, स्टेरिन एंड ओलिन, ये जो प्रोडक्ट्स बनते हैं ये कॉस्मेटिक्स एंड चॉकलेट कंपनीज़ को बेचते हैं। और ये सीड्स में से ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो बच जाता है उसको डी ऑयल्ड केक बोलते हैं जो कैटल फीड की तरह यूज़ होता है। सो बेसिकली अगर मैं कंपनी का एंड प्रोडक्ट देखूँ तो देर इज़ हार्डली एनीथिंग दैट गोज़ वेस्ट। आप वेस्ट से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके जो बच जाता है वो भी आप कैटल फीड की तरह बेच देते हो। सो लाइक इट इज़ एब्सोल्युटली वेस्ट टू वेल्थ वाला स्टोरी, राइट। नाउ कमिंग टू दी FY26 Q3 FY26 के अगर रिजल्ट्स हाईलाइट देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है दैट हैज़ ग्रू बाय 73%, उनका EBITDA हैज़ ग्रोन बाय 78%। सो देर इज़ अ एलिमेंट ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज दैट कैन बी सीन। उनके ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो भी एक्सपांड हो गए फ्रॉम 26.4% to 27.1%। पैट मार्जिन ऑल्सो एक्सपेंडेड फ्रॉम 14.1% to 18.8%, एंड पैट एक्चुअली ग्रू बाय 131%, राइट। अगर हम लोग 9 months FY26 की भी बात करते हैं तो रेवेन्यू हैज़ ग्रोन बाय 81%। जो उनका EBITDA है दैट हैज़ ग्रोन बाय 108%। EBITDA मार्जिन भी अच्छी खासी इंप्रूवमेंट आई है फ्रॉम 23.6% to 27.2%, एंड
पैट ऑल्सो ग्रू बाय अराउंड 150%. सो कंपनी के जो रिजल्ट्स रहे अभी, दोज रिजल्ट्स वेर रियली फैंटास्टिक एंड आउटस्टैंडिंग. अगर हम लोग उनके कॉन कॉल के बारे में बात करें, सो द स्टैंड आउट थिंग इन द कॉन कॉल वाज द कैपेक्स प्लान. कंपनी ने बहुत बड़ा कैपेक्स प्लान अनाउंस किया है, जिसमें कंपनी इन नेक्स्ट 2 to 3 years दे आर गोइंग टू पुट अ कैपेक्स ऑफ अराउंड 460 करोड़, जो कि ये लोग फॉरवर्ड इंटीग्रेशन एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन दोनों में यूज़ करने वाले. फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में दे आर सेटिंग अप फैसिलिटी ऑफ CBA, दैट इज कोकोआ बटर अल्टरनेटिव. देन दे आर सेटिंग अप अ न्यू रिफाइनरी फैक्ट्री इन इंडिया ऑफ 90,000 मेट्रिक टन्स पर एनम. देन दे आर गेटिंग इनटू ESOS, इसके बारे में हम लोग आने वाले स्लाइड्स में डिटेल में बात करेंगे. एंड स्पेशलिटी फैट्स, इसका भी 75,000 मेट्रिक टन्स पर एनम का कैपेसिटी पुट कर रहे हैं. सो ये जो 3 फैसिलिटीज़ आने वाली है, ये तीनों फैसिलिटीज़ आर पार्ट ऑफ द फॉरवर्ड इंटीग्रेशन. वेयर एज जो इनका अफ्रीका में सोर्सिंग है, उसमें ये लोग एक फैक्ट्री, दे आर सेटिंग अप अ प्लांट फॉर द बैकवर्ड इंटीग्रेशन विच इज़ नथिंग बट द प्रोसेसिंग ऑफ दी सीड्स, जो 90,000 मेट्रिक टन्स पर एनम का आएगा. सो दिस प्लांट इज पार्ट ऑफ देयर बैकवर्ड इंटीग्रेशन, राइट. सो कंपनी का जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट रहेगा दैट विल बी अराउंड 460 करोड़ एंड इट विल बी ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2 to 3 years. कंपनी ने बोला है कि दैट दे विल ट्राई टू डू दिस थ्रू इंटरनल अक्रूवल्स विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग. अगर उनको पूछा गया था कि ये जो एसेट आप लगाने वाले हो, इस एसेट का एसेट टर्न क्या रहेगा, तो वो एसेट टर्न वुड बी अराउंड 5x. तो अगर जब ये एसेट्स 100% यूटिलाइज हो जाएंगे तो कंपनी इज एक्सपेक्टिंग एडिशनल रेवेन्यू ऑफ अराउंड 2,000 to 2,500 करोड़. नाउ अगर ये सारे प्लांट्स जो कंपनी लगा रही है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी कमीशन्ड बाय FY28. बट नियर टर्म में कंपनी जो है वो डी बोटलनेकिंग कर रही है and they are planning to take their current capacity to 52,000 metric tons. ये जो debottlenecking होगा, it is expected to be complete by Q1 FY27. So near term में जो growth आएगी, that growth will come through debottlenecking of the existing facility. Now बाकी के अगर हम लोग कंपनी के हाइलाइट्स देखते हैं फ्रॉम Q3 FY26 कॉल, तो कंपनी ने जो गाइडेंस है वो बढ़ा दी है. 1150 करोड़ की जो गाइडेंस थी वो बढ़ा के उन्होंने 1300 करोड़ की कर दी है फॉर FY26. रिवेन्यू गाइडेंस फॉर FY27 इज़ अराउंड 30% की ग्रोथ कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है फॉर द नेक्स्ट ईयर. ग्रॉस मार्जिन में रिसेंटली थोड़ा सा डीप आया था, बट कंपनी इज सेइंग दैट 45 to 50% के रेंज में उनका ग्रॉस मार्जिन रहना चाहिए. एंड EBITDA मार्जिन शुड बी इन द रेंज ऑफ 25 to 27%. अगर उनका करंट यूटिलाइजेशन देखें तो करंट यूटिलाइजेशन इज़ 80%, बट कंपनी एक डीबॉटलनेकिंग करने वाली है जिसके थ्रू एडिशनल कैपेसिटी अवेलेबल होगी. 30% एडिशनल कैपेसिटी विल बी अवेलेबल एंड दैट कैपेसिटी विल बी रेडी बाय एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर. कंपनी ने उनका जो रिसेंट करंट वर्किंग कैपिटल है या फिर करंट वर्किंग साइकिल जो है वो अराउंड 120 डेज़ है, वो जो रिड्यूस होके 1 to 3 months हो जाएगा वंस देयर CBA प्रोजेक्ट या फिर CBA फैसिलिटी कम्स ऑनलाइन. सो वर्किंग कैपिटल में भी इम्प्रूवमेंट आएगी विद द न्यू कैपेक्स. कंपनी का जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है दैट इज़ अराउंड 75%, बट कंपनी इज़ ट्राइंग कि ये जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का कंट्रीब्यूशन है वो 90 to 95% हो जाए इन कमिंग ईयर्स. सो द बेस्ट पार्ट इज़ 90% ऑफ द ग्रोथ हैज़ कम फ्रॉम वॉल्यूम एंड नॉट द वैल्यू, राइट. सो दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग, क्योंकि जो ग्रोथ आती है वी शुड बी लुकिंग एट द वॉल्यूम ग्रोथ, राइट, बिकॉज दैट इज़ इन योर कंट्रोल. वैल्यू ग्रोथ इज़ नॉट इन योर कंट्रोल, राइट. सो 90% ऑफ द ग्रोथ जो कंपनी में आई है दैट हैज़ केम ऑन अकाउंट ऑफ द वॉल्यूम ग्रोथ, राइट. नाउ it's very important to understand the risks in the business, right. Supply chain volatility is one of the main risk. कंपनी जो है वो ट्राइबल एरिया से और अफ्रीका से सीड्स कलेक्ट करती है, इंपोर्ट करते हैं, राइट. एंड ये जो एरियाज़ होते हैं दोज आर नॉट वेरी स्टेबल, वहाँ पे कुछ ना कुछ इश्यूज हमेशा चालू रहते हैं. सो सप्लाई चेन वोलाटिलिटी इज़ अ प्रॉब्लम. प्लस ये जो सीड्स होती है इनका जो प्रोडक्शन होता है दैट डिपेंड्स ऑन द मानसून. अगर मानसून ख़राब हो जाता है तो हो सकता है कि आपका रॉ मटेरियल उतना अबंडेंटली अवेलेबल ना हो, राइट. सो सप्लाई चेन वोलाटिलिटी इज़ वन ऑफ द मेन इशू दैट कंपनी फेसेस. देन जो जो अफ्रीकन कंट्रीज़ है उसमें जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो काफ़ी अनस्टेबल है, सो दैट रिस्क इज़ ऑल्सो देयर. देन कंपनी के जो वर्किंग कैपिटल है वो थोड़ा हैवी होता है. हम लोगों ने देखा कि उनको गिने चुने कुछ 3-4 महीने होते हैं, उस मंथ में उनको रॉ मटेरियल प्रोक्योर करके रखना पड़ता है एंड दे देन यूज़ दैट मटेरियल थ्रू आउट द ईयर. सो उसकी वजह से उनके वर्किंग कैपिटल डेज आर हाई. बट कंपनी ने ये भी बोला है कि व्हेन दे विल स्टार्ट विथ CBA इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट उनके वर्किंग कैपिटल डेज भी कम हो जाए, राइट. एंड देन जो
रिस्क है दैट इज़ एग्जीक्यूशन डिलेज। कंपनी ने 460 करोड़ का बहुत बड़ा कैपेक्स अनाउंस किया है, हो सकता है कि इस कैपेक्स में थोड़ा डिले हो जाए। वी हैव टू ट्रैक द कैपेक्स कि ये कैपेक्स टाइम पे चल रहा है कि नहीं, दैट इज़ समथिंग दैट वी हैव टू ट्रैक। नाउ कमिंग टू द वैल्यूएशन पार्ट, FY25 में जो पैट किया था दैट वाज अराउंड 112-115 करोड़, एंड इस साल 9 मंथ्स FY26 में ही कंपनी 174 करोड़ का पैट कर चुकी, विच इज़ इटसेल्फ अ ग्रोथ ऑफ 50%, राइट। सो एंड अगर हम लोग FY26 का भी आउटलुक देखें तो कंपनी ने बोला है कि दे विल ग्रो अराउंड 30-35%। करंट कंपनी का अगर हम लोग देखते हैं तो कंपनी का जो PE है इट इज़ अराउंड 40, राइट। इन द हिस्ट्री दिस इज़ वन ऑफ द लोएस्ट पी दैट कंपनी हैज़ गॉन टू। सो अगर मैं पेग रेशो की बात करूँ तो कंपनी का जो पेग रेशो है ऑन FY27 बेसिस ऑल्सो आई थिंक इट इज़ समवेयर अराउंड 1 और लेस देन 1। सो वैल्यूएशन के हिसाब से भी आई फील द कंपनी हैज़ बिकम अट्रैक्टिव, सो वी शुड डेफिनेटली कीप दिस कंपनी ऑन आवर रडार। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड गाइज फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच इंसाइटफुल वीडियोज़। थैंक यू so much for watching and I'll see you in the next one. Bye bye.